नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम दीपक लांबा जी के पास है। लगातार आपको हम हर इंटरव्यू में ये बात बताते हैं कि लगातार हम दीपक लांबा जी के टच में है। टच में रहने का एक कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नया चेहरा है, और नया चेहरा होने के नाते भी कहीं ना कहीं एक बात अब उठने में आई है कि नए चेहरे को भी कांग्रेस पार्टी मौका दे सकती है। विनेश फोगाट भी हो सकती है, जिसके लिए दीपक लांबा जी की भी हामी है। वो हमारी छोटी बहन है, इनका कहना है अगर कांग्रेस पार्टी उनको भी टिकट देती है तो हम कहीं ना कहीं उनके सहयोग में रहने वाले हैं, और उसके बाद भी किसी और को मौका देंगे तो उनके भी सहयोग में दीपक लांबा जी ने बोला है कि हम रहेंगे, कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है उसको सत्ता से बाहर करने का काम दीपक लांबा जी और उनकी जो टीम है करने वाली है। इसी मुहिम को लेकर दीपक लांबा जी लगातार सखी दादरी के जितने भी गांव हैं, गाँव का दौरा कर चुके हैं। अपनी जो बात है, अपना जो प्रचार है, जो विज़न है, वो हरियाणा गांव के लोगों को बता चुके हैं। अब यात्रा इनकी शहर के अंदर शुरू करने वाले हैं, और बात करेंगे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी, कैसे क्या सर्विस को छोड़कर या अन्य और काम को छोड़कर इस लाइन में आए हैं, इन बारे में बात करेंगे दीपक लांबा जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। दीपक जी, स्वागत है एक बार और हमारे यूट्यूब मंच पर आपका। लगातार हम आपसे रूबरू होते रहे हैं, बात करते रहे हैं। पहले भी हमने पूछा कि महीने की 1 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और 4 को रिजल्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुनने में मिल रहा है कि बीजेपी पार्टी और एनएलओ पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी है कि चुनाव आयोग को डेट बढ़ाई जाए। कहीं ना कहीं बीच में तीज त्यौहार हैं तो जो वोटर हैं वो बाहर जा सकते हैं। तो क्या मानते हैं, क्या ये एक डर है या कोई बहाना लेकर, या उनकी बात ठीक है कि वोट कम पड़ेगा? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये तो मान ही लिया है कि इस बार वो हार की तरफ जा रहे हैं, और जब व्यक्ति हार की तरफ जा रहा है तो उसे लगता है कि यदि मेरा आधा प्रतिशत वोट भी इधर उधर होता है तो मेरी सीटें बिल्कुल गिर जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ये मानती है कि शहरी इलाके में उनके वोटर एग्जिस्ट करते हैं, और शहरों के लोग अक्सर छुट्टियों में इधर उधर अपने गाँव में इधर उधर जाने की कोशिश में रहते हैं, चले जाते हैं। तो उनको लग रहा होगा कि हो सकता है कि उनके जो शहरी वोटर जिन पे वो अपना दाव रखते हैं कि ये लोग तो हमें वोट डालेंगे ही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस बार शहरी वोटर भी बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं है। तो आप देखिएगा, जो रिजल्ट है जितना सोचा जा रहा है उससे भी ज़्यादा बेहतर आएगा कांग्रेस के पक्ष में। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को डर है, शायद इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रही हैं, और लोगों में काफ़ी अफवाह हैं कि पत्थर लिखे गए हैं, और कारण भी उन्होंने यही लिखा है कि शहरी वोटर इधर उधर हो जाएगा, लोग बाहर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो कोशिश आखिरी करना है वो करने की कोशिश में है, और इन कोशिशों से मुझे लगता नहीं कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। तो क्या मानते हैं, मान लो कोई 10-15 दिन का, 1 हफ्ते का समय ये ले भी लेते हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी बीजेपी पार्टी के कहने पे ही चल रहा है। अगर ये टाइम ले भी लेते तो कितना कुछ बदल पाएंगे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैनिफेस्टो कांग्रेस का जब आ जाएगा, रिलीज़ कर देंगे, तो बल्कि फ़ायदा ही है। मुझे लगता है कि जो विरोध हो रहा है सरकार का, 2 दिन फालतू मिलें, 5 दिन फालतू मिलें, तो मुझे लग रहा है कि इनकी वोट और घटेगी, बढ़े ही नहीं। कांग्रेस की वोट बढ़ेंगी, बीजेपी की वोट घटेंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, ये कहीं ना कहीं फ़ायदे का ही सौदा रहेगा कि यदि वो चेंज होती है तो। जी दीपक जी, लगातार राजनीति बातें होते रहते हैं, लेकिन राजनीति में आपके आने का कारण, आप अभी भी यंग है, कहीं ना कोई सर्विस आपकी जो क्वालिफिकेशन हमने सुनी है काफ़ी है, आप इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं सर्विस में भी आप उस समय उस लाइन के अंदर जाके भी कहीं ना कहीं आप समाज सेवा या देश सेवा, राजनीति का ही क्षेत्र चुनने का कारण? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि यंग है, यंग तो नहीं रहा, अब मैं 42 साल के आसपास उम्र हो गई है। राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार में पहली जनरेशन राजनीति में हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ। इससे पहले मतलब परिवार का देखें तो सर्विस क्लास रहे हैं जी। पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते थे, अभी वो 15 में रिटायर हो गए। राजनीति दूर से देखते थे, उसमें कोई पार्ट नहीं लेते थे जी। और मैं टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ा। टेक्निकल कॉलेजेस की एक और मतलब मैं तो कहूँगा कि वहाँ के छात्रों को एक अनुभव हमेशा मिसिंग रहता है। हमारे वहाँ पॉलिटिक्स के चुनाव नहीं होते थे। नॉर्मल कॉलेज में कम से कम छात्र राजनीति तो होती है, हमारे वहाँ वो भी नहीं थी।
तो कभी भी पॉलिटिक्स से कोई नाता या कोई लगाव इतना बड़ा नहीं रहा था। लेकिन ये जरूर था कि 11-12 में जब देश में पूरा एंटी करप्शन आंदोलन चला, तब ये लगा कि राजनीति में जाना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी उन दिनों एक अट्रैक्शन के रूप में उभरी और मेरे जैसे मैं तो कहूँगा कि हज़ारों लोगों ने नौकरियां छोड़ी और उसमें काम में लग गए। आया था आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में कुछ महीने कुछ साल रहा। उसके बाद 2015 में हम लोग आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। छोड़ने का क्या कारण रहा? छोड़ने का कारण ये था कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों पे बनाई गई थी उन सिद्धांतों की पटरी से थोड़ा उतरना शुरू हुई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उन दिनों कोई बड़ा नेता था या मेरी कोई ऐसी कोई पब्लिक फिगर थी कि मेरे कहने से कुछ बदल रहा था या मेरे किसी भी पार्टी से आने या जाने से कोई प्रभाव पड़ता था। जो आपके सीनियर थे, आपके साथी थे, वो अलग हुए, इकट्ठा ही आपने उससे बाइकआउट कर दिया। तो हम लोग जिनके साथ काम करते थे, जिनके टीम मेंबर की तरह काम करते थे, वो जब उस पार्टी से अलग हुए तो वो एक नेचुरल प्रोसेस था कि हमें भी अलग होना था। उसके बाद हम लोग स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया, उस सारी प्रोसेस से गुजरे। देखिए, शुरुआत में ये ज़रूर थी कि चुनाव में जाने का सोच के आम आदमी पार्टी और उस चुनावी गतिविधि में शामिल हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि जिस तरह से हमारा जो संगठन था, जो काम करता था, हम लोगों ने किसानों के एक मुद्दों पे काम करना शुरू किया, युवाओं के मुद्दों पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि हमने कम से कम 7 साल किसान चौकी लगाई। आप कहते हैं कि MSP सरकार देती है, लेकिन साउथ हरियाणा की जो फसलें हैं, सरसों और बाजरा, हमें अच्छे से याद है जब शुरुआत में हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया तो बाजरा और इसके ऊपर, अपने सरसों के ऊपर MSP नहीं मिलता था किसानों को। तो हम लोगों ने किसान चौकियाँ लगाई, लगातार काम किया, अफसरों के पीछे पड़े और हर साल जब सीजन में फसल आती थी, हम मंडियों में जाते थे, किसान चौकी के नाम से अपना एक बेंच चेयर डाल के बैठते थे। धीरे धीरे उसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार ने जब नीतियाँ बनाई तो MSP पे बाजरा बेचने वाला राज्य हरियाणा अव्वल था एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान में बल्कि चुनाव भी थे उन दिनों। तो सरकार की जो सूद ये थी कि भी हम लोगों के प्रेशर से लगा लीजिए या अपने तरीके से लगा लीजिए। यहाँ साउथ हरियाणा में तो काफ़ी फसल बिकनी शुरू हुई, तो किसानों पे काम किया। उसके बाद आपको पता ही है कि देश में किसान आंदोलन हुआ, SKM में चले गए। उसके बाद SKM में खूब काम किया। आप देखें तो उसके बाद एक यात्राएं हुई, दोनों यात्राओं में शामिल है। तो वो बड़ी लंबी प्रोसेस है। उसके बाद ये हुआ कि यात्रा के दौरान ये सीखने को मिला पूरे देश में कि यदि आपको राजनीति, एक्टिव राजनीति में रहना है, उसके आयाम हर तरह से हम राजनीति कर रहे थे 12 साल से, लेकिन हमें ये फील होने लगा कि यदि आप पॉलिटिक्स, एक्चुअल जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसका पार्ट बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सपना देखते हैं। तो फिर सोचा कि क्यों ना इस बार दादरी में काम किया जाए। और दादरी में काम करने का कारण ये भी था कि हमारा अपना मैंडेट था कि हम इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट हैं, पार्टियां हैं, उनको जहां जहां देश में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें अपनी टीमों के साथ काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने काम किया, 158 जगह भारत जोड़ो अभियान की टीमों ने काम किया। कर्नाटक और राजस्थान में मैं 2 महीने से ऊपर रहा। तो ये सारा काम करते हुए फिर लगा कि क्यों ना इस प्रोसेस को और अंदर से जाना जाए और इसमें पार्ट लिया जाए। उसकी कोशिश में मैं आज ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं उस पार्ट बन गया उस प्रोसेस का। मैंने एक पार्टी में अप्लाई किया है और इंतजार कर रहा हूँ, यदि घोषणा होती है तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई नेता आ जाते हैं, अगर टिकट मिलती है तो उसका चांस ले लेते हैं और उसके बाद फिर दिखाई नहीं देते। तो दीपक लांबा की क्या सोच है? क्या ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, या लगातार जो राजनीतिक कैरियर है या जो संभावनाएं हैं वो चरखी दादरी में ही देखेंगे? देखिए, हमारे साथ बहुत से लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से काम किया था। 13 साल हो चुके हैं उस बात को, लगभग 13 साल जी। तो 13 साल के बाद बहुत से वो लोग कुछ छिटक गए, कुछ दूसरी पार्टियों में चले गए। आप यदि रामलीला ग्राउंड के मैदान के आंदोलन की बात करें, बड़े नामों में से बहुत से लोग भी अलग अलग चले गए। तो मुझे लगता है कि जिसको जाना था या जिसने पहुंचना था वो अपना अपना पाथ दोबारा से कर चुके हैं सेट। हमने ये काम पूरी उम्र के लिए ठाना है और यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे भारत जोड़ो भवन भी बना दिया है। अब हम जो भी काम करेंगे, मेरा पर्सनल जो स्थायी पता है वो दादरी में इसी जगह रहेगा। हल्के में चुनाव लड़ूंगा यदि टिकट मिलती है तो। मान लो टिकट नहीं मिलती है तो भी इस क्षेत्र में रह के काम करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है
यदि आप एमएलए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और नौकरी जनता आपको दे देती है तो आपका सारा काम इस हल्के के लिए है। जी अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ रह के अलग अलग मुद्दों पे काम करेंगे। जो व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीतेगा, मान लो कांग्रेस से कोई भी आया और वो चुनाव तो जीत ही जाएगा, हम लोग उसकी सहायता करेंगे जी। तो उसकी टीम में शामिल होकर काम करवाएंगे। जी बिल्कुल। तो मामला ये कि हमने तो यहाँ रहने की ठान ली है और मैं अपने आप को कई बार मजाक में कहता हूँ कि भाई अगले 30 साल तक तो यहीं रहेंगे। तो लोग कहते हैं 30 साल तक क्यों? मैं यार उसके बाद 72 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद तो नहीं काम कर पाएंगे। फिर और कोई तो मौका मिले। अभी तो मौका भी मिला भी नहीं है। हाँ, 30 साल किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करने की ठान लें तो आप जो सोचते हैं उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले 30 साल तक मैं यहाँ आप लोगों के बीच में। दीपक जी एक बात और पूछूं आपसे, जो आरजे कर कॉलेज का कलकत्ता का मामला है उसको बीजेपी बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है। हालांकि वहाँ अपराध भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन जब मणिपुर की बात आती है तो देश को भूल जाते हैं और जब कहीं अपोजिट पार्टी वाले होते हैं तो उनके लिए फिर वो पूरी ज़ोर शोर से उसका उठाते हैं। तो क्या ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या मानते हो आप? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि किसी एक राज्य में हुआ अपराध वो उस राज्य की व्यवस्था के बारे में व्याख्यान तो करता है जी। आप कलकत्ता की बात करें, नो डाउट वहाँ पे कानून व्यवस्था में वो लैप्स से वो काम ठीक नहीं हुआ जी। और राज्यों में भी हो रहा है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कलकत्ता वाला काम कम लेवल का गंदा काम था, बुरा काम था, दूसरे राज्यों वाला बड़ा था, ऐसा नहीं है। अपराध पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए, एफआईआर लिख के फास्ट ट्रैक पे डाल के दोषियों को तुरंत सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि क्या इस मामले में राजनीति हो रही है जी। तो हमारे संगठन का, हमारे नेताओं का और मेरा व्यू भी ये है कि जब तक किसी मामले का राजनीतिकरण नहीं होगा, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें उसके ऊपर संजीदगी से काम नहीं करेंगी। तो मैं तो चाहता हूं अपने देश का आने वाला हर चुनाव महिला सुरक्षा के नाम पे लड़ा जाए। सारी पार्टियां ये बताएं कि यदि उनकी सरकार आएगी तो इसके प्रति क्या कदम उठाएंगे। जैसे आप देखिए, हमारे देश में कुछ साल पहले एक हमारी बेटी निर्भया के साथ जी एक ऐसी ही घटना हुई थी, है ना। ये घटना के बाद उस घटना का पूरा राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिकरण का मतलब ये नहीं है कि पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयान करते हैं। राजनीतिकरण का मतलब ये होता है मिल की आवाज उठाई गई, जनता उस कॉज के लिए घरों से निकल के रोड पे आती है और बात रखती है। तो निर्भया कांड में राजनीतिकरण हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी नियम बनाए गए, बहुत सारी चीज़ों पे बजट का पैसा डायरेक्टली अलॉट किया गया। तो जब भी किसी मुद्दे का राजनीतिकरण होता है तो मुझे लगता है उससे जनता और उस मुद्दे का फ़ायदा होता है। तो मैं कहता हूँ राजनीतिकरण हो, महिला सुरक्षा का, अपराधों के खिलाफ राजनीतिकरण हो इस देश में। तो मैं कहूँगा कि यदि कलकत्ता का भी चुनाव है तो हरियाणा में भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीतिकरण हो तो लाइन ऑर्डर पे हो, हाँ, लाइन ऑर्डर पे हो, महिला सुरक्षा पे हो। और मैं तो कहूँगा इसके अलावा राजनीतिकरण किसान की आय का भी हो, खेती का भी हो। हमारे जो लोगों के ऊपर अभी केस चल रहे हैं कि पॉलिटिकल केस डाल के आप लोगों को सालों साल अंदर रखते हैं, इसका भी राजनीतिकरण हो। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि साफ सफाई के ऊपर भी राजनीतिकरण हो, पार्कों की व्यवस्था पे राजनीतिकरण हो। मुद्दे जब तक राजनीतिक नहीं होंगे इस देश की जनता भुगतती रहेगी और नेता आराम से घर में बैठ के अपने किसी ना किसी और कामों में लगे रहेंगे। दीपक जी, आपसे हमने पहले भी सवाल किया है कि जो भी टिकटार्थी हैं वो दिल्ली की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन दीपक लांबा जी यहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दीपक लांबा जी का ऐसा क्या सोर्स है कि वो यहाँ रहते हुए टिकट प्राप्त कर लेंगे? नहीं, देखिए, सोर्स नहीं कह सकते, लेकिन मुझे मतलब मैं कई बार आप लोगों के बीच बात कर चुका हूँ जी। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं वहाँ जाके अब करूँ क्या। मैं उदाहरण के तौर पे कई बार कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपने लिख दिया जी, शीट आपकी जमा हो गई, आप अच्छे से अपने को जो आता था, जितना आता था, आप अपनी ईमानदारी से पूरा का पूरा पेपर लिख के आ गए। ईमानदारी से आपने कर दिया, शिद्दत से अपना काम कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन सी ब्रांच में गया है पेपर, या आप ये देखेंगे कि कौन एग्जामिनर है, या आप ये देखेंगे कि रिजल्ट आउट किसने करना है, या आप ये देखेंगे किस प्रिंटर से डीएमसी प्रिंट हो रही है। आप करेंगे क्या वहाँ जाके? भाई, मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे ये इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना बैठ के
कि कब रिजल्ट आउट होगा। जब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट निकालना होगा निकाल जी। देंगे। इसी तरह बड़ी संस्था है, बड़ा संगठन है, देश भर के लोग इस बारे में काम करने के लिए हरियाणा की तरफ आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता, काबिल नेता हैं, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग समिति बना ली है, सर्वे की टीम लगी हुई है, नेता इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जब सारा प्रोसेस ऑन ट्रैक है तो आपके दिल्ली जाके बैठने में और दादरी के इस बेंच पे बैठने में फ़र्क क्या है? मैं यहाँ रहता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, अपनी टीम से बात करता तो हूँ। क्या शहर में मानते चक्कर हैं जो लगाता हूँ। दिल्ली जा रहे हैं वो किस बिहाव में जा रहे हैं, जबकि मेहनत तो कहीं ना कहीं उन्होंने की है, या वो भी कांग्रेस पार्टी में अपना मुझे इस बात में भी थोड़ा सा आपकी जो सूचना है उससे मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारी सूचनाएं हैं, जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि सभी लोग दिल्ली बैठे हैं, ये भी सच नहीं होगा। बहुत से लोग अपने फील्ड में काम कर रहे होंगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक हमारे ही एक कांग्रेस पार्टी में टिकटार्थी हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाला हुआ है, जी। बलराज फोगाट जी। उन्होंने अपने यहाँ एक चाय का प्रोग्राम रखा और उसमें सभी कैंडिडेट्स को बुलाया था, तो उसमें 15-17 लोग पहुँचे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहीं हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग दिल्ली में गए हैं, उनकी अपनी प्लानिंग है। उनका प्लानिंग ये हो सकता है कि उन्होंने जो काम करने हो सकता है कुछ आगे की योजनाएं बना रहे हों, हो सकता है कुछ के समर्थक दिल्ली में रहते हों। देखिए, चुनाव में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं, तो किसी की योजना अलग अलग हो सकती है। मेरी योजना ये हो सकती है कि मैं फील्ड में काम करूं, किसी की योजना ये हो सकती है कि नेताओं से मिलें, किसी की योजना ये हो सकती है कि आने वाले समय में वो सोशल मीडिया की एक बेहतर टीम लेके दिल्ली से यहाँ आएँ। तो योजनाएं अलग अलग हैं। लेकिन अब बारिश भी शुरू हो गई है, देखिए दादरी का मौसम वैसे भी अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है दादरी जैसी तो जगह इस मौसम में है ही नहीं, तो दिल्ली जाके क्या करेंगे। तो दीपक जी, आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। बारिश भी है, लगभग बातें भी हमारी हो गई हैं जो चुनाव को लेकर आगे होने वाली है या हो रही है उनको लेकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर कहीं मुलाकात करेंगे, जो भी आगे बात निकलेगी या चुनाव आगे बढ़ते हैं तो उसको लेकर जो बात होगी वो आपसे हम करेंगे जी। थैंक तो यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो साथियों, दीपक लांबा जी से एक मुलाकात हमारी फिर हुई है। उन्होंने फिर कहा है कि मैं अपनी काम में विश्वास रखता हूं, लगातार काम में यहाँ लगा हुआ हूं। जो निर्णय लेना है वो श्रेष्ठ नेतृत्व को लेना है, और जो बात चुनाव को आगे पीछे करने की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सोच रही है कि हम कुछ समय लेके कहीं ना कहीं वोटरों को और अपनी तरफ आकर्षित कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपने को माइनस में मान रही है, ये मान के चलिए आप। इसलिए वो ऐसी एप्लीकेशन वहाँ पर दे रही है चुनाव आयोग को। तो फिर किसी मोड़ पर दीपक लांबा जी से या किसी से बात हुई तो आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद।